वेलकम बैक टू माय क्लासेज हुसेपुर। दिस इज राजेश। और गाइस, मैं आप सब स्पेशल 10वीं क्लास के बच्चों के लिए मैं आज के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में गाइस हम आपको एनसीईआरटी पैटर्न का जो भूगोल है उसका फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट पार्ट का मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो गाइस, सभी विद्यार्थियों से आग्रह कि इस वीडियो को अंत तक देखें और उस चैप्टर से जो बोर्ड क्वेश्चन करती है, ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं, आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। और उस चैप्टर से बनने वाले जो बोर्ड के जो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जो आपको मिलते हैं एग्जाम्स में तो आप उससे कर नहीं पाते हो, तो आज उस सारे क्वेश्चनों को भी आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो अंत तक वीडियो के बने रहना। अगर 10 के स्टूडेंट हो तो अंत तक वीडियो को देखना, और इससे आने वाले क्वेश्चन को मैं एक एक करके एक एक पॉइंट को मैं रटने नहीं दूंगा, तुमको समझा दूंगा और तुम्हें ये चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। जब एग्जाम्स में बैठोगे ना, ये लॉकडाउन की जो स्थिति है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे स्कूल खुलेंगे, कोचिंग खुलेंगे, ये कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम इस चैप्टर से, जो संसाधन के चैप्टर है, उस चैप्टर से तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्त। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक देखना। एक वीडियो में कोशिश करेंगे जिस चैप्टर से बनने वाले हर क्वेश्चन को मैं चर्चा कर दूं। तो गाइस, पॉइंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारे पॉइंट्स को मैंने राइट कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ओके गाइस, चलिए, हमारा चैप्टर है संसाधन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा जियोग्राफी का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हमारा संसाधन। इट मीन संसाधन मीन्स होता क्या है। पहले ये चीजें समझ ले। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन क्या है, संसाधन क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनो, कॉपी पेन लियो तो नोट भी कर सकते हो कि मनुष्य की जितनी भी जरूरत की वस्तुएं होती हैं, मनुष्य की यानी हमारी जितनी भी जरूरत की वस्तुएं होती है ना, वो सारी संसाधन कहलाती है। हमारे जीवन में जितनी जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, जो हमारे यूज की, हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वो संसाधन कहलाती हैं। यानी कि कहा गया है कि संसाधन मनुष्य का मेरुदंड है, सामाजिक और आर्थिक मेरुदंड है, यानी रीढ़ की हड्डी है गाइस। तो संसाधन का परिभाषा आपको लिखना हो बोर्ड में तो लिख सकते हो। जो संसाधन हम उसे कहते हैं जो हम अपनी जरूरतों को, यानी हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो गाइस, संसाधन की हमारा परिभाषा था। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन को मैंने यहां बहुत ही इजी तरीके से बांट दिया हूं, जो कि आप आसानी से इसे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। संसाधन को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है। संसाधन को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया। इसको नोट करते जाओ, एक एक चीज को सुनते जाओ, रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये सोशल साइंस की जो सब्जेक्ट होती है ना, ये बेवफा होती है। रात को पढ़ेगे, सुबह दफा हो जाती है। तो इसको जितना तुम अंडरस्टैंड करोगे, जितना इसे समझोगे ना गाइस, उतने ये तुम्हारे पास रहेगा। तो चलो, मैंने बोला कि संसाधन को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पे नोट कर सकते हो, यानी उसके जन्म के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर, यानी उसे हम कैसे उपयोग करते हैं। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, यानी अधिकार के आधार पर संसाधन, हमको 3 भागों में संसाधन को मैंने बांट दिया है। उत्पत्ति के आधार पर पॉइंट को नोट कर सकते हो, उपयोगिता के आधार पर नोट कर सकते हो, स्वामित्व के आधार पर। और मैं गाइस तुमको कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं ऐसे आज बताऊंगा, तुम हर पॉइंट को अंडरस्टैंड कर जाओगे, समझ जाओगे और बोर्ड में तुम लिख के आओगे। तो चलिए गाइस, उत्पत्ति के आधार पर हम चर्चा करते हैं जो संसाधन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जय और अजय संसाधन, जय संसाधन और अजय संसाधन। जय को हम जीव भी कह सकते हैं, अजय को हम निर्जीव भी कह सकते हैं। यानी कि जय संसाधन वे संसाधन है जिसमें सजीव आते हैं। जय संसाधन वे संसाधन है जिसमें सजीव आते हैं, प्राणी आते हैं। तो सजीव में क्या आ सकते हैं, जय संसाधन में क्या क्या चीजों को हम रख सकते हैं। मनुष्य को रख सकते हैं, वनस्पति यानी जंगल को रख सकते हैं, मत्स्य को रख सकते हैं यानी मछलियां,
पशुधन यानी पशुओं को रख सकते हैं, यानी पूरे प्राणी समुदाय को हम क्या कर सकते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो अगर इसे आपको परिभाषित करना है, परिभाषा अगर बोर्ड पूछती है कि जैव संसाधन क्या है, तो जैव संसाधन वैसा संसाधन है जो जीव मंडल से प्राप्त किया जाता है, जीवों से प्राप्त किया जाता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। इसके अंडर में क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो मनुष्य को रख सकते हो, वनस्पति रख सकते हो, मत्स्य रख सकते हो, पशुधन और प्राणी समुदाय को रख सकते हो। ये टोटल जैव संसाधन है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है बोर्ड कि जैव संसाधन कौन है, ऑप्शन में ये चीज है, इसमें से कोई भी एक दिख जाए उस पर टिक कर देना। जब तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछे बोर्ड कि जैव संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, ऐसे पूछ दे चाहे क्या आता है, तो देख लो ना, मनुष्य जिसमें जीव हो, वनस्पति जो ग्रो करता हो, पशुधन मत्स्य प्राणी जो भी प्राणी समुदाय जिसमें जीव हो, यानी जो ग्रो करता हो, फलता फूलता हो, वे चीजें जैव संसाधन के अंतर्गत आती है। तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें जीव हो, जो सजीवों से प्राप्त किया जाता है, उससे जैव संसाधन कहते हैं। इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो, नोट करते जाओ। अगर नोटने का हो तो वीडियो को पाउस करके भी नोट कर सकते हो। आओ, सेकंड है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हमने दो भागों में बांटा। अजैव संसाधन, तो अजैव संसाधन वो होते हैं जो निर्जीव से प्राप्त किए जाते हैं। अजैव संसाधन उसे कहते हैं जो निर्जीव से प्राप्त होता है। तो निर्जीव चीजें क्या हो सकती है, चट्टानें हो सकती है, धातु हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं। अब खनिज तो समझते हैं लोहा, सोना, चांदी, ये टोटल क्या चीज है, कोयला हमारा क्या है, खनिज है। तो अजैव संसाधन का परिभाषा तुमको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, अजैव संसाधन वे संसाधने हैं जो निर्जीवों से प्राप्त की जाती है। तो चट्टानें, धातु और खनिज किस में आ जाएंगे, अजैव संसाधन में आ जाएंगे। यहां तक आप नोट कर सकते हो, एक एक पॉइंट को नोट कर लो, रटने की जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद आते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन, यानी उपयोग के आधार पर, हमारे प्रयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। कई बार बोर्ड पूछ चुकी है जो नवीकरणीय संसाधन कौन है, अनवीकरणीय संसाधन कौन है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो, अनवीकरणीय और नवीकरणीय के पहले आप परिभाषा देखो। नवीकरणीय संसाधन वे कहलाते हैं, अगर कॉपी पेन ले तो नोट कर सकते हो। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रक्रिया से, वो चाहे रासायनिक प्रक्रिया हो चाहे भौतिक प्रक्रिया हो, हम उसे प्राप्त कर सके। जैसे देखिए सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से निकले हुए प्रकाश को सौर ऊर्जा बोलते हैं ना, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन, ये जितनी चीजें आप देख रहे हो, सौर ऊर्जा माने सूरज की ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो हवा से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यहां से ऑक्सीजन खत्म नहीं होने वाला है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सूरज का प्रकाश खत्म नहीं होने वाला हो, उसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये जल, हमारे धरती पर 3 हिस्सा जल है, ये जल कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसको पुनः चक्रण हम कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये विद्युत, हम जल से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ये वन अगर काटते काटते खत्म हो जाए, अगर इसका विनाश हो जाए तो फिर इसे हम लगाकर फिर वन तैयार कर सकते हैं, जंगल लगा सकते हैं। यानी कि जिसे हम गाइस पुनः प्राप्त कर लें, वे संसाधने नवीकरणीय संसाधन कहलाती है। कुछ याद रखना है इसमें, बस याद रखना है, रटना नहीं है। रटोगे अभी सुबह भूल जाओगे, रटने वाले वीडियो से दूर रहना। ये वीडियो देखो, तुम्हें मैं बोला हूं ना कि मैं एक वीडियो में कोशिश करूंगा इस चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में तुम्हारा क्लियर करा दूं। तो नवीकरणीय संसाधन परिभाषा तुमसे पूछती है बोर्ड, तो लिख डालो वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, यानी कि किसी भी विधि से, भौतिक विधि से या रासायनिक विधि से। जो ये जितनी चीजें तुमको दिखाई दे रही है ना, ये टोटल चीजों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो पवनों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस बार जो पूछा जाता है पवनों की ऊर्जा का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क है, जिसे पवनों का ऊर्जा का देश कहा जाता है, जहां पवन से, हवाओं से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आगे के वीडियो में इसका डिटेल्स हम देंगे तुमको। जल तो जानते हो, जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है।
और विद्युत जल से प्राप्त किया जाता है, बंद, खत्म होने के बाद फिर इसे लगाया जा सकता है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन को याद रख सकते हैं। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय मतलब कि इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, फिर इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत आता है जीवाश्म ईंधन, जिसके अंतर्गत आता है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन के अंडर में कौन आ जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ आ जाती है, जैसे कि प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया, डीजल हो गया, कोयला को भी मान सकते हैं। ये खनिज कुछ हैं जो जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। ये गाइस ये खत्म हो जाएंगे तो फिर ये उत्पन्न होने वाले नहीं हैं, इन्हें पैदा किया नहीं जा सकता, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जानते हैं ना कि इसको बनने में लग जाते हैं करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अगर प्राप्त करना भी हो तो इसके लिए करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं, जो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। यहां तक चाहो तो फिर से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आइए, आप देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व, सबसे पहले स्वामित्व शब्द को समझो। स्वामित्व का मतलब होता है हक, अधिकार, माने अधिकार के आधार पर हमारे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत, पॉइंट को नोट कर सकते हो, व्यक्तिगत परिभाषा भी बताएंगे, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ये 4 प्रकार के हमारे संसाधन हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, 4 प्रकार के संसाधन है स्वामित्व के आधार पर। चलो व्यक्तिगत को चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनल, जिस पर एक किसी खास इंसान का हक हो। जाहिर से बात है, जैसे हमारा खेत है, बगीचा है, तालाब है, कुआं है, तब व्यक्तिगत अगर पूछता है जो व्यक्तिगत संसाधन क्या है, तब व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है जिस पर हमारा हक हो, जिस संसाधन पर हमारा पर्सनली हक हो और उसका लगान हम क्या करते हो कि सरकार को देते हो, उससे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिसके अंडर में आ जाता है खेत, आ जाता है बाग बगीचा, आ जाएगा तालाब, आ जाएगा कुआं, आ जाएगा, ये जितनी संसाधनें हैं ना, ये सब व्यक्तिगत के अंडर में आती हो। तो बोर्ड आपसे ऑब्जेक्टिव पूछती है कि व्यक्तिगत संसाधन कौन है, तो ये चारों ऑप्शन देख लो ना, जहां से तुम ऑप्शन ये याद हो, इस ऑप्शन में से एक को क्या कर लो, टिक कर लो, ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा हो जाएगा और सब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन हैं जो जिस पर किसी एक खास व्यक्ति का हक हो, अधिकार हो या स्वामित्व हो। चलो आओ समुदाय की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक संसाधन क्या है, तो सामुदायिक संसाधन वे संसाधन है जिस पर किसी खास जाति का स्वामित्व हो या हक हो, जिसके अंडर में क्या क्या चीजें आ सकती है। शमशान आ सकता है, जिसमें क्या तो मुर्दों को जलाया जाता है, एक खास विशेष, वहीं कब्रस्थान हो सकता है, कब्रस्थान को भी कह सकते हैं, जिसमें कि यानी मुस्लिम भाई उसमें अपना क्या होता है, एक जाति विशेष के लिए कब्रस्थान होता है, एक जाति विशेष के लिए शमशान होता है, जिस पर मतलब कि क्या रहता है कि जाति विशेष का हक होता है। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया और सामुदायिक भवन हो गया, ये सारी चीजें सामुदायिक संसाधन के अंडर में आती है। अगर शहर की बात किया जाए सामुदायिक संसाधन के अंडर में आएगा, तो शहर में जैसे कि पिकनिक स्थल होता है, पार्क होता है, गुरुद्वारा होता है, चर्च होता है, वो सारे सामुदायिक संसाधन के अंडर में आ जाते हैं। तो ये हमारा स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक 2 प्रकार, और तीसरा का हमारा है राष्ट्रीय संसाधन। यहां थोड़ा तुम कंफ्यूज हो गए, राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो गाइस जहां तक हमारे देश की सीमा होती है, किसी भी देश की जहां तक उसकी सीमा होती है और उस सीमा के अंडर में जितनी भी वस्तुएं होती है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। जिसमें क्या आ सकता है, भूमि आ जाएगा, खनिज आ जाएगा और जल आ जाएगा और जल संसाधन आ जाएगा।
तो गाइस हमारे राष्ट्रीय सीमा की अगर बात किया जाए तो हमारे राष्ट्रीय सीमा अगर जल क्षेत्र की बात किया जाए तो बोर्ड अक्सर पूछती है कि कितने क्षेत्र तक हमारा जल क्षेत्र में हमारा राष्ट्रीय संसाधन मतलब कि राष्ट्रीय संसाधन को माना जाता है। तो वहां तुम कह सकते हो जो अगर समुद्र के बाद, जैसे भारत चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, 3 हिस्से इसके समुद्र से घिरे हुए हैं, तो इसके तीनों हिस्से की बात कर दिए तो समुद्र के अंदर 2 किलोमीटर तक तुम जाओगे, यानी 2 किलोमीटर तक किसी देश का क्या होता है कि उस समुद्र में हक होता है, उसका अधिकार होता है। तो उसके अंडर में 200 किलोमीटर के अंदर में जितने उसमें के जलीय जीव हों, चाहे उसमें के जो भी खनिज तेल, जो तेल निकालने वाली प्रक्रिया हो, ये सारी चीजें देश के हक में आती है, देश का उस पर स्वामित्व होता है, देश का अधिकार होता है। तो सारी संसाधनें क्या कहलाती है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है, जिसमें भूमि, खनिज, जल संसाधन सारी चीजें आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ जाओ, देख लो। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होती है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हक होता है। तो उसकी सीमा कहां से प्रारंभ होती है? जब किसी भी देश का 200 किलोमीटर तक किसी भी समुद्र में अधिकार होता है, 200 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है, वहां से अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो जाता है। अब 200 के बाद जो भी क्षेत्र आएगा समुद्र का, वो क्षेत्र किसका होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होगा, और उनमें आने वाली सारे खनिज तेल जो भी चीज है उस पर अधिकार किसका होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होता है। तो गाइज इसको 1 बाय 1 करके नोट कर लो, फिर से चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा। संसाधन, संसाधन से यही सारी क्वेश्चनें बनती है। हो सकता है कि एक और वीडियो मैं इस पर करूं जो ऑब्जेक्टिव हर बार पूछता है बोर्ड, एक वीडियो मैं और लेकर आऊं। लेकिन ये चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद है। और ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर संसाधन से सारी क्वेश्चनें थी। इन्हीं क्वेश्चनों से सब्जेक्टिव बनते हैं और ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इसे देखने के बाद तुम्हारा 10 नंबर एकदम तय है, एकदम कन्फर्म रहो। तो गाइस फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और इसके आगे का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।